हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के ऊपर एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के ऊपर। हम लोगों ने इससे पहले कंस्ट्रक्टर के ऊपर बात कर चुके हैं। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर का अगर आप नहीं देखें तो उसको सबसे पहले आप उसे देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर से और उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को भी यहाँ पे देखेंगे। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर को भी देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप्स होता है वो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे एक ये वाला एग्जांपल है कि इसमें पैरामीटर कुछ भी पास नहीं होगा तो ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जैसे कि यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास हो गए तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। इसमें एक भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, दो भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, और इसमें एक इंट, एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग, इस तरीके से मल्टीपल, मतलब कि इसका वो फॉर्मेट हो सकता है पास करने का। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे इसे पास कर सकते हैं। और तीसरा आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? व्हेन वी इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विथ अनदर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास टाइप। ठीक है, मतलब कि जब भी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से जो कि उसी क्लास में बना हुआ है, जैसे कि एक ही क्लास में दो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज डेट यहाँ पे एक S1 एक यहाँ पे है और एक S2 है। ठीक है, एक ही क्लास में दो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो एक की S2 की वैल्यू S1 में डालेंगे। ठीक है, वो अभी कैसे हम लोग इंसर्टिंग करेंगे वो सारा भी हम लोग आगे देखेंगे। वेयर अ स्टूडेंट इज द क्लास व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास टाइप इज पास्ड बाय वैल्यू एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, तो इसे हम लोग आर्गुमेंट के तौर पे पास करते हैं। ठीक है, बेसिकली तो जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर होता नहीं है, बट हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज मतलब कि दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसे इसमें होता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम लोग जावा में कैसे अचीव करेंगे। तो उससे पहले बढ़ने से पहले उससे पहले कुछ और एक एग्जांपल वगैरह देखेंगे, तो उसके बाद हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर को पूरा इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ये एग्जांपल है, आपके एक इंटरव्यू में एक एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि इसका आउटपुट क्या है, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। मैं अभी इस प्रोग्राम को समझाता हूँ कि इसमें क्या 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 हुआ है, और इसका आप आउटपुट जो होगा आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक नेम और एक एज। एक नेम स्ट्रिंग टाइप का, एज इंटीजर टाइप का, और एक मैंने यहाँ पे मेथड बना दिया सो, जिसमें कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे, नेम एज दोनों को प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग इन और यहाँ पे ए, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में दो चीज़ पास किया, और यहाँ पे मैंने इसमें दिस जो होता है, अभी दिस कीवर्ड के बारे में और भी आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नेम और एज में ये वाला एन इस नेम में असाइन हो गया, स्ट्रिंग था, और इंट टाइप का ये था तो एज में असाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, अभी तक मुझे लगता नहीं कि किसी को दिक्कत होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक मेन मेथड हमने बनाया, और मेन मेथड में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया पैरामीटराइज, और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया नॉन पैरामीटराइज। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो कंस्ट्रक्टर बनाया, और दो कंस्ट्रक्टर से हम लोग S1 डॉट शो यानी इस मेथड को कॉल कर लिए, फिर S2, फिर दोबारा ऑब्जेक्ट जो दोबारा क्रिएट हुआ तो उससे फिर इस शो मेथड को फिर हम लोगों ने यहाँ से कॉल कर लिए। ठीक है, तो आप इसका आउटपुट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा, क्योंकि इंटरव्यू में इस तरीके के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि इसका आउटपुट क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं कंस्ट्रक्टर के ऊपर। और मैं जैसा कि बता रहा था कि जावा में कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, क्योंकि यह स्पेशल टाइप का मेथड है। इस मेथड में हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है, फिर डेटा इनिशियलाइजिंग करना है, ये सारा कुछ होता है। इसलिए
जावा में क्या हुआ कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का कोई मतलब कि फंक्शनलिटी उस तरीके से जैसे सी प्लस प्लस में यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या है, सी प्लस प्लस का है कि जब हम लोग इनिशलाइज करेंगे ऑब्जेक्ट को विथ अनदर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, तो इस तरीके से हम लोग सी प्लस प्लस में करते थे कि और बट जावा में क्या होगा कि इस तरीके से हम लोग नहीं करेंगे, पैरामीटर में कुछ हम लोग पास नहीं करते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे कॉपी नहीं होता है जावा में, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, तो हम लोग चलते हैं इक्लिप्स आईडी पे और देखते हैं कि कैसे अचीव करते हैं। तो जो भी हमने यहाँ पे पेंट में जो भी प्रोग्राम देखा था अभी हमने, वही प्रोग्राम मैं यहाँ पे राइट करके रखा हूँ। एक नेम एज हो गया, फिर यहाँ पे एक शो फंक्शन हो गया और एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर बना दिया और यहाँ पे एक मेन मेथड बना दिया और मेन मेथड में यहाँ पे मैंने शो को कॉल कर लिया इसको, ठीक है। तो अभी हम लोग रन करके देखते हैं कि अभी इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट क्या है, सौरभ और 23, ठीक है। सौरभ 23 यहाँ पे, क्योंकि अभी इसमें एक ही ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। यहाँ पे अभी 2 ऑब्जेक्ट अभी हम लोग बना के देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक 2 ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो हम लोग इस एग्जांपल को भी देखेंगे कि इस एग्जांपल का आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पे जब एक बनाया और एक ऑब्जेक्ट से जब इस शो फंक्शन को जब यहाँ पे कॉल किया, तो इसने आउटपुट सौरभ और 23 दिया। देना भी चाहिए था, यहाँ से सौरभ पास हुआ, 23 पास हुआ, इस वाले कंस्ट्रक्टर में आया और नेम और इसमें आगे एज, नेम एज इसमें असाइन हो गया और फिर यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ, एक नया बना लेता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए मेरे को यहाँ पे ये हटा देना होगा और इसका नाम जो होगा वो सही कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका रेफरेंस वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल से इस मेथड को यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं। बट हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट वेरिएबल से तो हम लोगों ने बना तो दिया डिफ़ॉल्ट वेरिएबल, बट यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है वो देखिए, द कंस्ट्रक्टर आईडी वेरिएबल इज अनडिफाइंड, मतलब कि ये जो आईडी वेरिएबल है, जो कंस्ट्रक्टर, ये अनडिफाइंड है हमारे पास। क्यों अनडिफाइंड है? जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट भी बना देते हैं तो चलेगा। जैसे कि अभी मैं इसे यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, इसे मैं कमेंट आउट कर दिया तो देख लीजिए यहाँ पे ये चल गया और इसमें एरर आ गया कि पैरामीटराइज कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो ये पैरामीटर आप कैसे पास कर सकते हैं। तो ये वाला अभी हम लोग का लाइन नंबर जो 27 पे जो ऑब्जेक्ट बना है, ये चलेगा क्यों? ये अभी मतलब कि अभी इसमें एरर क्यों नहीं है? इसमें एरर इसलिए नहीं है क्योंकि जब मेन मेथड जब चलता है तो क्या होता है कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये अपने से क्रिएट कर देता है। बट जब अगर हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर अगर खुद से बना देते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने क्या किया, खुद से बनाया, तो खुद से अगर जब कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो क्या करता है, कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ऐड नहीं करता है। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है, उसमें पैरामीटर कुछ नहीं होता है। तो इस एरर को हटाने के लिए यहाँ से हम लोग को एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा इस तरीके से जब अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर बना देंगे तो यहाँ से ये एरर चला जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से इसे कॉपी करके देखते हैं कि अब इसका आउटपुट क्या आएगा। आप लोग मेरे को आउटपुट इसका प्रेडिक्ट करके आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ऐसे मैं यहाँ पे इसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और जावा एप्लीकेशन करता हूँ, तो इसका आउटपुट आया सौरभ 23 नल और 0। नल स्ट्रिंग का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, नल होता है। इंटीजर का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और बाकी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए तो यहाँ पे पैरामीटर में हम लोग में ले ही रखा था, तो उसका सौरभ और 23 वहाँ पे प्रिंट किया। तो इस तरीके से हो गए एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एक एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों ने कवर कर रखा था नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और उसका जो यहाँ पे एग्जाम्पल जो हम लोगों ने बना के रखा था, ये वाला एग्जाम्पल को हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि वो कैसे
वर्क कर रहा है और उसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। हम लोग बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के ऊपर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर आखिर कॉपी एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू दूसरे कंस्ट्रक्टर में वो कैसे करेगा, तो अब हम लोग यहाँ पे वो चीज़ को देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिए हैं। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग को एक एक करके वैल्यू को असाइन करना होगा। वो कैसे असाइन करेंगे वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इस रेफरेंस को लिखेंगे, ठीक है, और ये जो नेम है उस नेम को यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद यहाँ पे ये वाला जो हम लोग का रेफरेंस है इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ से ये चीज़ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, डॉट लगाएंगे, पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इस जो भी कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यूज़ है, इस रेफरेंस आईडी से जो भी नेम टारगेट हो रहा है उस नेम को इस रेफरेंस आईडी के नेम में मुझे डाल देना है। ठीक है, उसी तरीके से मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, और इसके जगह पे मैं एज को ला करके प्रिंट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एज को मैंने पेस्ट कर दिया, और अब अगर यहाँ पे मैं सेव करूँ तो अब देखेंगे कि दोनों में वैल्यूज जो होंगे वो सेम आएंगे। इससे 100 से जो कॉल होगा सौरभ 23 ही आएगा, और इस 100 से जो भी कॉल होगा वो सौरभ 23 ही आएगा। दोनों का आउटपुट हम लोग के हिसाब से ये सेम आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो हम लोग का यहाँ पे आउटपुट सेम आ रहा है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को दूसरे कंस्ट्रक्टर में हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे जावा में यूज करते हैं। अगर आप C++ अगर आप पढ़ के आए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे कैसे हम लोग यूज करते हैं, बट जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर का हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे दो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक सो मेथड बना लिया, और यहाँ पे इसमें मैंने दो चीज़ प्रिंट कर दिया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लिया, एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले रखा है। अगर डिफ़ॉल्ट और कंपाइलर हम लोग को ऑलरेडी बना के देता है कंस्ट्रक्टर। अगर हम लोग क्लास में अगर कोई कंस्ट्रक्टर ना लिए हों तो हम लोगों ने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर एक बना रखा था, तो कंपाइलर हम लोगों को एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं देगा, तो हम लोग को यहाँ पे खुद से बनाना पड़ेगा, तब जा कर के हम लोग का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कॉपी हम लोग कैसे कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर की, एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को दूसरे कंस्ट्रक्टर में। तो इसका आउटपुट भी अब आपको मिल गया होगा कि इस एक कंपाइल टाइम पे ही एरर हो जाएगा, ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ये कंपाइल टाइम पे आपको एरर बता देगा कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसमें आप बनाइए, तब जा करके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और तो हम लोग यहाँ से नॉन पैरामीटराइज, पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में देख लिए कि हम लोग जावा में कॉपी कैसे करते हैं एक ऑब्जेक्ट को, एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को दूसरे कंस्ट्रक्टर में। तो अब हम लोग चलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की तरफ कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे होता है जावा में। तो जैसा कि मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला कि कंस्ट्रक्टर का वीडियो एक आ चुका है, तो आप वो वीडियो जाकर के सबसे पहले देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो इसका कुछ डेफिनेशन है, वो मैं डेफिनेशन पढ़ के यहाँ पे बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा रेफर्स टू यूज ऑफ मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन एन इंस्टेंस क्लास। ठीक है, हाउएवर each overloaded constructor must have different signature for the compilation to be successful. Each constructor must contain a different list of argument. अगर आपको इंग्लिश अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अभी इसका हिंदी बता रहा हूँ कि बोल रहा है कि मतलब कि जावा में हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जब करते हैं तो इसे सक्सेसफुली रन करने के लिए क्या होगा कि जो पैरामीटर्स होंगे ये अलग अलग होंगे। अगर मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे स्टूडेंट इंट ए इंट बी नाम का एक कंस्ट्रक्टर है, और अगर मैं अभी यहाँ पे एक और स्टूडेंट इंट ए और इंट बी सेम टाइप का एकदम कंस्ट्रक्टर बना दे, उसमें कोई भी चेंजेस ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, फॉर द कंपाइलेशन टू बी सक्सेसफुल ईच कंस्ट्रक्टर मस्ट कंटेन अ डिफरेंट लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब
कुछ ना कुछ जरूर चेंजेस होना चाहिए, उसके बाद ही ये आपको कंस्ट्रक्टर चलेगा। कंस्ट्रक्टर चाहे जितना भी आप इसमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक से ज़्यादा ये जितना भी अगर आपको प्रोग्राम के हिसाब से अगर ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करके एग्जाम्पल से भी देखने वाले हैं। तो हम लोग इसके लिए चलते हैं कोड एडिटर पे और वहाँ वापस से हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हम लोग कैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक दो से पहले कंस्ट्रक्टर कॉपी यहाँ पे पेस्ट, और ये अब हम लोग का क्या हो गया, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पे अभी एरर आ गया ना, दोनों क्या हो गए, सेम टाइप्स के हो गए बिल्कुल। तो बिल्कुल ही जब सेम टाइप्स के हो जाएंगे वो एरर इजली दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसे डिफरेंट टाइप का रखेंगे, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। तो अब हम लोग का यहाँ पे एरर जा चुका है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर और मैं ले लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे पता चले कि हम लोग यहाँ पे किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्टर ले सकते हैं और जितना मर्जी उतना ले सकते हैं। तो देख लीजिए फिर ये दोनों कंस्ट्रक्टर क्या हो गए, दोनों सेम टाइप के हो गए, तो दो एक बिल्कुल ही कुछ डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर में कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आर्गुमेंट का नाम बदलने से कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये बात को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको डेटा टाइप को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर इसमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आपको डालना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एक पैरामीटर डाला, यहाँ पे वो एरर जा चुका है। तो मैं आता हूँ फट से इसमें इंट ए प्लस बी, मैं यहाँ पे एक इंट में कुछ ए में देता हूँ बी, ठीक है। इंट में ए और बी हो गए। तो इसे स्टोर करके रखने के लिए भी एक मेरे को बनाना पड़ेगा, तो कॉपी पेस्ट, और इसमें क्या होगा कि दोनों को ऐड करके और इसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। तो मैं इसका नाम सी रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ए प्लस बी, और यहाँ पे एक सिस आउट बना लेता हूँ, और सिस आउट में मैं यहाँ पे सी को प्रिंट कर देता हूँ। तो सी इज़ प्रिंटिंग, यहाँ पे कुछ मैं मैसेज भी दे देता हूँ कि सी इज़ प्रिंटिंग करके, या ऐसे ही पहले प्रिंट कर लेते हैं। अब हम लोग इसे यहाँ पे सबसे पहले रन करके देख लेते हैं कि ये क्या अभी आउटपुट आएगा। फाइल टाइम पे एरर आ सकता है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एक, और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग क्या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे अभी हम लोग कर रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना लेना होगा। मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया हम लोगों ने। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ पे कोई इस बार एरर नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और इसमें पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल यहाँ से सेव कर लेंगे और इसे यहाँ से आकर रन कर लेते हैं। तो हम लोग का आउटपुट 20 आना चाहिए। यहाँ पे आउटपुट हम लोग का एकदम सही 20 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से वापस से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ ला के पेस्ट करता हूँ, और इसमें मैं इसका कुछ वैल्यू जो है कंस्ट्रक्टर का चेंज कर देता हूँ, और इधर ला के मैं A1 और इसमें B1 कर देता हूँ, B1। ये अब हम लोग का क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, कॉपी, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया हम लोगों ने। इसका नाम 1 दे दिया और यहाँ से मैं भेज देता हूँ 10,10, ठीक है। और यहाँ पे इसे सेव कर दिए। तो अब ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, तो दोनों में वैल्यू सेम आ जाएंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, Ctrl+S कर दिया और इसे यहाँ पे सेव कर दें। तो एक में 20, एक में 30 आना चाहिए। पहले 20 आ गया, फिर 30 आ गया। जो हम लोग आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहे थे वो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है।
अब हम लोग का ए थर्ड वाला जो कंस्ट्रक्टर बचा ए बचा है, इसमें अब हम लोग के पास क्या है, 3 आर्गुमेंट है। इसमें एक भी नहीं थे पहले वाले में, दूसरे वाले में 2 थे, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे मैं अभी इंट में ले रहा हूँ। आप यहाँ पे अगर आपको रिक्वायरमेंट है स्ट्रिंग का, डबल का, फ्लोट का, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग सी ले सकते हैं। आप यहाँ पे डबल ए, डबल बी, डबल सी, फ्लोट ए, फ्लोट बी, फ्लोट सी आप यहाँ पे ले सकते हैं। कुछ भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे आर्गुमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे लाके इसे कर दिया पेस्ट। और इसका अब नेम भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसका मैं नेम 1 और इधर 1 कर दिया। तो यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ से हटाना पड़ेगा और C1 इसमें कर दिया। और एक ऐड करने के लिए एक और अब हम लोग को यहाँ पे दूसरा यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा डी टाइप का। सी दोनों जगह हो रहा था, बट अब यहाँ पे अब हम लोग का डी प्रिंट होगा और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो गया। यहाँ पे तीन वेरिएबल्स इसमें आ रहे थे, 3 वेरिएबल्स को हम लोग ऐड करके डी में डाल दिया और डी को यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, तो यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसमें 20 कर दिया मैं, 20 और इसका नाम मैं 2 कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ सेव। और इसे यहाँ पे आकर के जावा एप्लीकेशन कर देता हूँ। 20, 30 और 40 हम लोग का यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब आप इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी अगर आपको आर्गुमेंट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, जिस तरीके का आर्गुमेंट का रिक्वायरमेंट हो, जितना आर्गुमेंट का रिक्वायरमेंट हो उतना यहाँ पे पास कर सकते हैं। और आप यहाँ पे इसमें अपना बिजनेस लॉजिक को राइट कर सकते हैं, जो भी आपका बिजनेस लॉजिक हो उसके अकॉर्डिंगली। तो ये हम लोग यहाँ पे देख लिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे करते हैं। और मैं बता दूं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग जो होता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म के इम्प्लीमेंट करने के कुछ तरीके होते हैं। अभी हम लोग आगे चल के पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर डिटेल्स में बात करने वाले हैं। फिर भी मैं यहाँ पे एक आपको बता दिया कि एक पॉलीमॉर्फिज्म के को इम्प्लीमेंट करने के कुछ तरीके होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो आप इसको खुद से भी 1-2 बार ट्राई कीजिए। और यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यहाँ पे कुछ हम लोगों ने डेफिनेशन भी देखा था और यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी देखा था। तो इस एग्जांपल को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट भी करके देखा। तो अब यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन का टाइम आ गया, तो अब इंटरव्यू क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये कोड मतलब कि जब भी अगर आपको कोड दिखा के पूछा जाएगा तो आउटपुट कोडिंग में कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, तो ध्यान से आपको देखना है। तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन तो आपका पहले ये हो गया कि कोडिंग टाइप में कि इंटरव्यू कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक रहेगा, इसको केयरफुली देखना है, उसके बाद आपको आउटपुट बताना है। अब हम लोग कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नेम सेम क्यों होता है क्लास के नेम से? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्टर का नेम, ये जो कंस्ट्रक्टर है इसका नेम क्लास के नेम से क्यों सेम होता है? तो इसे जानने के लिए अब जैसे कि पहला इसका मतलब कि जो आंसर आएगा इसमें 2-3 आंसर हो सकते हैं, बट मैं एक आपको सिंपल एक आंसर में यहाँ पे 1-2 सिंपल आंसर यहाँ पे मैं बताता हूँ जो कि आपको रिमेंबर रहेंगे और आप इंटरव्यू में आप उसे आसानी से बता सकते हैं। तो अगर कंस्ट्रक्टर का नाम अगर क्लास के नाम से नहीं रहेगा, कंस्ट्रक्टर एक कंस्ट्रक्टर है, अगर क्लास के नाम से अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने से यहाँ क्या हुआ कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या किया, अपने आप इस चीज़ को कॉल कर लिया ना, हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला। बट अगर कंस्ट्रक्टर का नाम अगर क्लास के नाम से जब अगर नहीं रहता, तो यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए, ये जो हम लोग का क्लास का नेम है ये कैसे कॉल करता है ये किसी कंस्ट्रक्टर को, फिर बताना पड़ता कि कुछ इस तरीके से कॉल कीजिए, कुछ इसके लिए फंक्शनलिटी डेवलप करना पड़ता। तो जावा क्या सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है, तो हम लोग इसे जितना भी सिंपल बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला रीज़न ये हो गया कि जब हम लोग न्यू लगा करके जब ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं
तो उस टाइम पे इशू आ जाएगा अगर क्लास का नाम अगर कंस्ट्रक्टर के नाम से ना हो। जैसे कि यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, तो इसमें क्या है, डबल पैरामीटर पास है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्च करेगा कि डबल पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर कौन से हैं। यहाँ पे अभी एक इशू रह गए, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें छोड़ दिया। 20, यहाँ पे 20 अभी हम लोग ऐड कर लेते हैं। इसमें हम लोग का क्या था, 3 आर्गुमेंट था पे, ए वाला चीज़ चलना चाहिए था जो कि नहीं चला था। तो मैं एक बार यहाँ पे इस चीज़ को रन कर देता हूँ पहले। 20, 30 और 60 आउटपुट आ गए। वो पिछले टाइम क्या हो रहा था कि जो यहाँ पे दो पैरामीटर वाले थे, तो पहले एक बार ए पैरामीटराइज वाला चल गया, मतलब कि ये वाला अभी तक हम लोग का चला ही नहीं था 3 पैरामीटर वाला। तो 2 पैरामीटर वाला जो ये वाला 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है, यही कंस्ट्रक्टर हम लोग को यहाँ पे 2 बार हम लोग का चल चुका था, तो इसलिए 40 आ रहा था, तो ये मिस्टेक था, सॉरी। और ये अब हम लोग का यहाँ पे 3 पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर भी चल गया। तो फिर यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि 3 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को इसको कॉल करना है, तो फिर इसे पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रखते हैं क्लास के नाम से। और दूसरा जो रीज़न है कि अगर हम लोग जब क्या होता है कि अगर हम लोग अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर को नहीं कॉल करते हैं, तो क्या करता है कंपाइलर, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग को बना करके देता है, ठीक है। तो वो और उस कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास के नाम से होता है, ठीक है। इफ़ कंस्ट्रक्टर नेम नॉट सेम एज क्लास नेम, ठीक है, अगर कंस्ट्रक्टर का नेम अगर क्लास के नेम से अगर सेम नहीं रहेगा, तो देन हाउ कंपाइलर विल ऐड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो फिर वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लास फिर किस नाम से ऐड करेगा, वो अगर ऑटोमेटिक अगर ऐड कर रहा है तो वो किस नाम से ऐड करेगा, तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा कि किस नाम से मुझे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, वो मतलब कंस्ट्रक्टर को किस नाम से कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो ये यहाँ पे दिक्कत आ सकता है, तो इसलिए कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से रखते हैं। यहाँ पे 2 रीज़न है, आप ये 2 रीज़न आप इंटरव्यू में आराम से बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसमें इंटरव्यू का हम लोगों ने एक यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि इसका आउटपुट क्या है। और यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को देखा, और यहाँ पे कुछ इसका डेफिनेशन भी देखा, और फिर यहाँ पे इसका लाइव एग्जांपल भी देखा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे काम करता है। और फिर हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर देखा, कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी देखा। और कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम लोग मतलब कि यूज़ कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस से भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस पे ऑलरेडी एक इंटरव्यू सीरीज़ में वीडियो बना के रखा हूँ। तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख के ट्राई करें इम्प्लीमेंट करने का, और अगर वहाँ से अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस विथ कॉपी, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर, यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर हम लोग वहाँ पे बिल्ड करके फिर देख लेंगे। और यहाँ पे मैं एक बार कॉपी कंस्ट्रक्टर को वापस से बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लिख नहीं पाए हो तो यहाँ पे आप आराम से इसे लिख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।